वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन टॉपर। मैंने आपको फिजिकल केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन करा दिया हूँ। सीरीज 1 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया हूँ और सीरीज 2 में मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया, मतलब टोटल आपको 40 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया हूँ। अब यहाँ पे 41 क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखें आप यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम आपको दिया गया 1000 ml ऑफ वाटर। अब देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए या प्रोटॉन्स पूछा जाए या न्यूट्रॉन्स या एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, n क्रॉस Na इंटू एक्स। आपको एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, n क्रॉस Na इंटू एक्स। अब यहाँ पे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा गया, आपको वॉल्यूम दिया गया 1000 ml ऑफ वाटर, 1000 ml। अब यहाँ पे देखो वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो यहाँ पे मास पहले आप वाटर का निकाल लें, मास निकाल लें। अब यहाँ पे देखें वॉल्यूम ऑफ दिया गया कितना 1000 ml। अब मास ऑफ वाटर क्या होता है, मास ऑफ वाटर का फार्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी आपको वाटर का मालूम है कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है आपका, इंटू 1000 ml। तो यह मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n की जगह n क्या होता है, मोल, तो मोल क्या होता है, मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपान मोलर मास। तो यहाँ पे मास आपने निकाल लिया 1000 ग्राम, और यहाँ पे आपने वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है, तो यहाँ पे 18 रख दें। अब एन क्या है आपका, एवोगाड्रो नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए यक्स क्या है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा गया इन वाटर में, इन वाटर। अब यहाँ पे देखें H2 वो का देखें, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो होता है वही उसका प्रोटॉन का नंबर होता है, तो यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लेकिन 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आपका प्रोटॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और तो प्रोटॉन का भी नंबर 8 ही होगा। तो यहाँ पे 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। 2 + 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। मतलब 10, यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पे रख देंगे। टोटल प्रोटॉन वाटर में कितना, 10। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर, अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 3.34 इंटू 10⁻26 आ जाएगा। यहाँ पे एक ही फार्मूला आपको बचा है, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, प्रोटॉन पूछा जाए, चाहे न्यूट्रॉन, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल्स, इक्वल टू n क्रॉस Na इंटू एक्स। n क्या है, मोल, Na क्या, एवोगाड्रो नंबर, x क्या जो, मतलब जैसे आप यहाँ पे प्रोटॉन्स पूछा गया तो प्रोटॉन वाटर में टोटल कितने, 10, तो यहाँ पे आप 10। अब यहाँ पे देख लें, जैसे आपको पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वाटर, तो n क्रॉस Na इंटू एक्स। अब ये आपका मास अपान मोलर मास, मास आपने अभी निकाल ही लिया है 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट आपका वाटर का कितना होता है, 18 होता है। अब यहाँ पे फिर Na की वैल्यू रखने 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वाटर में टोटल कितने होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें तो H2 का 1s2 होगा, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। यहाँ पे 10, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब आपका 3.3 इंटू 10⁻26 आ जाएगा। मतलब जितना यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आया था यहाँ पे, उतना ही कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वाटर आ जाएगा, मतलब बराबर, लगभग बराबर आ जाएगा, यहाँ पे बराबर आ जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों सेम आ जाएंगे, तो यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ लिया जाए वाटर में, तो यहाँ पे देख लें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वाटर, तो यह सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, n क्रॉस Na इंटू एक्स। अब यहाँ देखो मास अपान मोलर मास, मास अपान मोलर मास, तो फिर आप लिखेंगे मास आपने फाइंड कर लिया 1000/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब वाटर में देखिए न्यूट्रॉन कितना होता है, देखो हाइड्रोजन में क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन आप निकाल लें, ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक वेट ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8। तो आपका न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पे वाटर में, 8। यहाँ पे x की वैल्यू 8 रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं, ओनली प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे 8 रख। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.676 इंटू 10⁻26 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वाटर कितना आ जाएगा, 2.676 इंटू 10⁻26। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लिया जाए इन वाटर में, टोटल नंबर ऑफ एटम यहाँ पे, तो एटम सेम फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, n क्रॉस Na इंटू एक्स। एन यहाँ पे ये रख देंगे जो अभी आपने 1000/18 इंटू Na की वैल्यू रख देंगे, इंटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ लिया गया। टोटल नंबर ऑफ एटम मतलब यहाँ पे देखिए कितने एटम है, हाइड्रोजन को 2 एटम है और एक ऑक्सीजन का, मतलब टोटल 3 एटम। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 रख देंगे आप। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे इसे तो 1.003 इंटू 10⁻26, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम इन वाटर कितना आ गया, 1.003 इंटू 10⁻26 आ गया। अब जैसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर, यहाँ पे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर, तो यहाँ पे n क्रॉस Na इंटू सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब 1000/18, अभी 1000 आपने मास निकाला था, अपन 18 मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है,
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखिए मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आपका एक ही है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻25 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वाटर कितना आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁻25। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका सारा क्लियर हो गया। अब देखें आप एक ही क्वेश्चन में आपका सारा क्लियर हो गया। आपको प्रोटॉन पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन पूछा जाए, न्यूट्रॉन पूछा जाए, एटम्स पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, आपका एक ही सेम फार्मूला n क्रॉस Na इंटू एक्स आपको लगाना है, बस आपको आ जाए। अब यहाँ पे देखिए 1000 ml के वाटर की जगह पे आप यहाँ पे मास भी दे सकता था वाटर का, यहाँ पे मान लो 36 ग्राम दे जाता, 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे क्या मास अपान मोलर में आपको क्या मास निकालने की डायरेक्ट आप रख देते मास अपान मोलर मास, मोल की जगह n की जगह आप क्या डायरेक्ट रख देते, यहाँ पे n क्या होता मास अपान मोलर मास, यहाँ पे मास अपान मोलर मास, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख देते मास 36 ग्राम मान लो आप वाटर देते तो 36 अपान 18 कर देते आपको। तो यहाँ पे कैसे भी पूछ सकता है वो, मतलब घुमा के। तो आप ये देखिए बहुत अच्छा, एक ही क्वेश्चन में आपका सारा आंसर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ वाटर, तो यहाँ पे कितना आया था टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 3.34 इंटू 10⁻26। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3.34 इंटू 10⁻26। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन इन 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू रेस्पेक्टिवली। कह रहा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू बताओ। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, रूट एल एल प्लस 1 इंटू एच अपान 2 पाई, यहाँ पे एच अपान 2 पाई होता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2s और 2p ऑर्बिटल दिया गया है, 2s और 2p, तो यहाँ पे फॉर 2s ऑर्बिटल l इक्वल टू 0 होता है, s की यहाँ पे s फॉर s ऑर्बिटल के लिए l इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 0, l की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा। ऐसे फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए p के लिए l की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम l की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 प्लस 1 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। अब रूट 2 एच अपान 2 पाई, अब एच अपान 2 पाई को आप क्या लिख सकते हैं, एच बार भी लिख सकते हैं, तो रूट एच बार आ गया यहाँ पे एच अपान 2 पाई को क्या और क्या लिख सकते हैं, रूट एच बार। अब तो यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे देखिए 2s और 2p का पूछा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 0 कामा रूट 2 एच बार। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 42 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। कह रहा कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 3 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया। अब यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में आपको n की वैल्यू 3, मतलब चारों ऑप्शन में n की वैल्यू 3 दिया गया, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है आपका सेम दिया रखा है n इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे l की वैल्यू क्या होती है 0 टू n-1, यहाँ पे l की वैल्यू होती है 0 टू n-1। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3-1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब यल की वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 में आप देखें एल की वैल्यू 3 दिया गया, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि एल की वैल्यू या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउ, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। क्या पूछा गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा गया, और कहां पूछा गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देख ले फर्स्ट रेडियस का फार्मूला लगाते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, आर एन क्या होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे देखिए फॉर फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए एन की जगह आप क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, और जेड एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ रखें। अब यहाँ पे ये 1 ही आ जाएगा, तो ये रेडियस कितना आ जाएगा फर्स्ट बोहर ऑर्बिट के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, अब क्या होता है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एमबीआर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है एमबीआर इक्वल टू एनएच अपान 2 पाई होता है। अब यहाँ पे देखिए एमबी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आर इधर आ जाएगा, तो एमबी इक्वल टू एनएच अपान 2 पाई आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे रख देते 0.529। अब यहाँ पे एमबी आपका कितना गया एनएच अपान 2 पाई इंटू 0.529। अब यहाँ पे देखिए लेमडा क्या होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या, लेमडा इक्वल टू एच अपान एमबी। अब एमबी आपने यहाँ पे निकाल रखा है, तो यहाँ पे एमबी की जगह पे एनएच अपान 2 पाई पुट कर देते, तो एनएच और यहाँ पे 2 पाई इंटू
5 to 9 ऊपर चला गया आपका। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट बोहर आर्बिट के लिए पूछा गया, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख देंगे, n की वैल्यू 1 और h कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 पाई 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब लेमडा आपका कितना आ गया 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 पाई इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे पहले आप यहाँ पे रेडियस आप निकाल लें, रेडियस निकालने के बाद एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगाएं, फिर उसके बाद वेवलेंथ का फार्मूला लगाएं, तो यहाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 44 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, कह रहा व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 m HCl विद 250 ml ऑफ 2 m HCl, यहाँ पे दिया गया। अब मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन आप पूछा गया, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन का फार्मूला क्या लगेगा, M1B1 m इक्वल टू M1B1 प्लस M2B2 अपान B1 प्लस B2। अब यहाँ पे M दिया गया, M1 ये दिया गया, B1 ये दिया गया, M1 B1 या B1 ये M1 ये है, और यहाँ पे B2 ये M2 ये। अब यहाँ पे रख देते M1 B1 B2। M1 आपका यहाँ पे देखें, B1 यहाँ पे 750, M1 आपका यहाँ पे 0.5 है, और B2 कितना 250 इंटू यहाँ पे M2 कितना 2 है, तो यहाँ पे अपान 750 प्लस 250। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 875 अपान 1000, तो ये आ जाएगा 0.875, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका। एक ही फार्मूला लगाना था, एम मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, M1B1 प्लस M2B2 अपान B1 प्लस B2। M1 B1 B2 दिया गया था, M1 दिया गया था आपको, B1 दिया गया है, M2 दिया गया है, B2 दिया गया। अब रख दें आप फार्मूले में, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी। नंबर 46 देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 आपको दिया गया है। तो क्या पूछा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मास ऑफ ऑक्सीजन आपको पूछा गया कितना रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ग्लूकोज का रिएक्शन लिख लेते हैं, तो ग्लूकोज का रिएक्शन जब आप C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6 CO2 प्लस 6 वाटर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जब आप इसका ग्लूकोज का कैलकुलेट करेंगे तो ये 180 होता है। यहाँ पे कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6, यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक वेट, तो 1 इंटू 12, इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट सेम होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 12 इंटू 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है और इंटू 6 है, यहाँ पे 6 एटम है, तो 6, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 180 अब देखो मोल्स आप ग्लूकोज का फार्मूला लगा के, तो ये क्या होता है, मास अपान मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो मास आपने कितना दे रखा है यहाँ पे 900 ग्राम, यहाँ पे मास दे रखा है ग्लूकोज का 900 ग्राम, तो यहाँ पे और मॉलिक्यूलर वेट आपने 180 करो, तो यहाँ पे मोल कितना देगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, अब 1 मोल ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखो 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑफ O2 से, तो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज कितने मोल O2 से रिएक्ट करेगा, 5 इंटू 6 यानी 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। मतलब 1 मोल ग्लूकोज आपको 6 मोल ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 5 मोल 5 इंटू 6 यानी कि 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देखें मोल्स इक्वल टू मास अपान मोलर मास, तो मास इक्वल टू क्या है, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ऑक्सीजन का। तो मोल्स आपने ऑक्सीजन का 30 निकाल रखा है और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना 32, यहाँ पे 32 होता है, तो 30 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 960 ग्राम। तो मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना आ गया 960 ग्राम। यही आपसे पूछा गया था कितना मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लें आप, यहाँ पे ऑप्शन 46 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट, ये लास्ट हो जाएगा 960 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू, कह रहा है आइसोकोरिक वर्क के बराबर होगा या आइसोबारिक वर्क, सी ऑप्शन दिया गया एडियाबेटिक वर्क या आइसोथर्मल वर्क। अब डेल्टा यू कह रहा है किसके, अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्यू प्लस डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डेल्टा बी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा बी 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा बी 0 होता है, तो डेल्टा यू किसके बराबर है, यहाँ पे बी 0 रखेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर, क्यू के बराबर आ जाएगा, तो डेल्टा यू। या अब यहाँ पे देखिए आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा पी 0 होता है, डेल्टा पी क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे पी 0 रखेंगे, फिर डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू क्यू के, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू।
अब यहाँ पे देखिए एडियाबेटिक में क्या होता है, Q इक्वल टू जीरो होता है। इन एडियाबेटिक प्रोसेस Q इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा यू किसके बराबर, यहाँ पे Q जीरो रखेंगे तो यहाँ पे Q जीरो रखेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, W के बराबर, यहाँ पे एडियाबेटिक वर्क के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, द चेंज इन इंटरनल डेल्टा इज इक्वल टू एडियाबेटिक वर्क, मतलब ऑप्शन सी आपका हो जाएगा एडियाबेटिक वर्क के बराबर। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू जीरो रखेंगे, इन एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू जीरो होता है, यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू जीरो रखे थे तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन, अब आइसोथर्मल क्या में क्या होता है, डेल्टा यू और डेल्टा टी और डेल्टा यू दोनों जीरो होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 47 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में यहाँ पे क्यू जीरो होता है, यहाँ पे क्यू क्या होता है, जीरो होता है एडियाबेटिक में, तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाए, डेल्टा यू एडियाबेटिक वर्क के बराबर आ जाए, मतलब यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा 47 में। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, when 5 mole of helium gas expand isothermally and reversibly at 300 Kelvin from 10 liter to 20 liter, the magnitude of द मैक्सिमम वर्क obtained, यहाँ पे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड पूछा गया, अब मैक्सिमम वर्क आएगा। यहाँ पे क्या क्या दिया गया, मोल दिया गया आपको 5 मोल, टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन, B1 आपको 10 लीटर दिया है, B2 आपको 20 लीटर दिया। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेते हैं वर्क का, W इक्वल टू क्या होता है, -2.303 nRT log बेस 10 B2 बाई B1। अब यहाँ पे -2.3, अब मोल कितना दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, इंटू आर की वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू 300, यहाँ पे टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, और B2 आपको कितना दे रखा है, B2 आपको यहाँ पे दे रखा है 20 लीटर, B1 दिया गया है 10 लीटर, तो यहाँ पे B2 20 अपॉन 10 कर दे। अब इसको सॉल्व कर, यहाँ पे 10 2 जा 20, तो यहाँ 2 log 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -28720.713, यहाँ पे इंटू log 2 की वैल्यू कितने होते हैं 0.301। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो यहाँ पे आप ये आ जाएगा आपका -8644.93 जूल। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया, यहाँ पे ऑप्शन में आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम, मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे आप निगेटिव साइन इग्नोर कर देंगे, तो यहाँ पे जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा 8644.93, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये कितना आ जाएगा, डब्ल्यू मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 8644 जूल, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में दिया नहीं गया, तो 8644 जूल आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछा गया था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव साइन, नेगेटिव आप इग्नोर करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वर्क, तो 8644 किलो, यहाँ पे 8644 जूल आ जाएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड हेप्टेन C7H16 एट अ टेम्परेचर T इज, क्या पूछा, डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले रिएक्शन क्या थे, द जनरल कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन का ये होता है, जनरल रिएक्शन ये होता है, CXHY प्लस X प्लस Y बाई 4 O2 गिव्स XCO2 प्लस Y बाई 2 वाटर। अब यहाँ पे हेप्टेन दे रखा है, हेप्टेन का फार्मूला ये होता है 6,7H16, क्योंकि ये एल्केन है तो एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे X की वैल्यू 7 दे रखा है और H की वैल्यू कितना दे, यहाँ पे Y की वैल्यू कितना 16 दे रखा। अब यहाँ पे इसमें X की वैल्यू 7 रख देंगे और Y की वैल्यू क्या रख देंगे, यहाँ पे 16 रख देंगे। अब इस सारे क्वेश्चन में रख दे, जहां जहां X है वहां X की वैल्यू रख दे, जहां जहां Y है जहां 16 रख दें आप, Y की वैल्यू 16 रख, तो ये आपका ये इक्वेशन आ जाएगा हेप्टेन का, ये रिएक्शन आ जाएगा आपका 6 7 है 16 प्लस 11 O2 गिव्स 7 CO2 प्लस 8 वाटर। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा एनजी क्या होता है, डेल्टा एनजी होता है मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो गैस यहाँ पे लिक्विड और सॉलिड नहीं लेते हैं, लिक्विड और सॉलिड नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एनजी के क्या फार्मूला था, मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब गैस ओनली गैस लेते हैं डेल्टा एनजी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 दिया गया है, प्रोडक्ट में 7 और यहाँ पे रिएक्टेंट में कितना 11, तो 7 माइनस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब डिफरेंस पूछा तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे यू इधर ले आया तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -4 आया तो यहाँ पे n की जगह पे आप क्या रख देंगे, डेल्टा एनजी की जगह पे क्या रख देंगे -4 रख देंगे, तो आरटी, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू कितना आ जाएगा -4 आरटी। अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देख लें, ऑप्शन में आप देख लें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा -4 आरटी
यहाँ पे डेल्टा डिफरेंस पूछा गया, तो डेल्टा एंड डेल्टा यू फॉर कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड हेप्टेन, तो यहाँ पे एट अ टेम्परेचर। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 50 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका K1 दे रखा है। 2 में देखते हैं 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 दे। पूछ रहा रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, या तो फर्स्ट रिएक्शन में कुछ ऐसा कर दें कि सेकंड रिएक्शन आ जाए, या तो सेकंड में कुछ ऐसा कर दें कि फर्स्ट आ जाए आपको, मतलब जिससे आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये दे रखा है आपका A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, यहाँ पे K1 इसके लिए सेकंड के लिए K2। अब यहाँ पे देखिए या तो फर्स्ट में कुछ ऐसा कर दें कि सेकंड आ जाए, या तो सेकंड में कुछ ऐसा आ जाए कि आपका फर्स्ट आ जाए। तो मैं देखो मैं आप फर्स्ट में देखो चेंज कर रहा हूँ, फर्स्ट में मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन, तो 3A2 प्लस 3B2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6AB हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया गया मतलब 3 यहाँ पे पावर में चला जाएगा, मतलब K1 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे K1 का क्यूब हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड रिएक्शन आपका आ जाएगा। अब इसको रिवर्स कर दे रहा हूं तो यहाँ पे इसको रिवर्स, तो 6AB गिव्स 3A2 प्लस 3B2। अब यहाँ पे देखिए ये इसको रिवर्स करने पे K2 किसके बराबर आ गया, 1/K1 का होल क्यूब, मतलब 1/K1 का क्यूब आ गया। अब यहाँ पे यही करना था आपको, या तो सेकंड में कुछ ऐसा कर दे कि फर्स्ट आ जाए, या तो फर्स्ट में कुछ ऐसा कर दे कि सेकंड आ जाए। तो यहाँ पे आप देख लेते, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में कर दिया कि सेकंड आ गया यहाँ पे फर्स्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट में पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इसको रिएक्शन को रिवर्स कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो K1 का क्यूब हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे K1 क्यूब हो गया, और यहाँ पे जब रिवर्स किया तो 1/K1 क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, K2 इक्वल टू 1/K1 क्यूब। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं आप, तो K2 इक्वल टू 1/K1 क्यूब, या ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 50 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, फॉर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन तीन हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया गया आपको। x गिव्स y, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 1 दे रखा है, x y गिव्स z, इसका K2 इक्वल टू 2 दे रखा है, z गिव्स w, इसका K3 कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। अब कह रहा है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन x w इज पूछा गया, x गिव्स w का पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। अब यहाँ पे देख ले x गिव्स y का K1 दिया, यहाँ पे तीनों रिएक्शन मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे x गिव्स w का पूछा गया आपसे। अब यहाँ पे देखिए तीनों रिएक्शन को आप क्या करें, ऐड कर लें, यहाँ पे तीनों को ऐड कर लें आप, x गिव्स y प्लस y गिव्स z प्लस z गिव्स w। अब यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट जो स्पीसीज हो गए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे y यहाँ कैसे, और z, ये y एंड z क्या है, इंटरमीडिएट स्पीसीज है, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे x गिव्स w आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के नेट कितना आ जाएगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 आ जाएगा, क्योंकि फारा यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है फॉर अ मल्टी स्टेप रिएक्शन के नेट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल स्टेप। इंडिविजुअल स्टेप का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है के नेट। तो K1 इंटू K2 इंटू K3, अब K1 के लिए 1 दे रखा है, K2 के लिए 2 दे रखा है और K3 के लिए 4 दे रखा है। तो 1 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे देखिए आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे तीनों रिएक्शन मैंने लिख लिया, यहाँ पे देखो x y से y कैंसिल हो जाता और यहाँ पे z से z कैंसिल हो जाता, bx से यहाँ पे इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाता, यहाँ पे x गिव्स w आपका बच जाता। तो ये प्रोडक्ट हो जाता K1 इंटू K2 K इंटू K3 हो जाता, के नेट आपका कितना आ गया, 8 आ जाता, 1 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल, तो के नेट इक्वल टू कितना आ जाता, 8। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी मैक्सिमम इन बीच ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है कौन किसमें ये AgCl का सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे देखिए AgCl को जब आप ब्रेक करेंगे तो क्या बने, यहाँ पे AgCl सॉलिड गिव्स Ag प्लस प्लस Cl माइनस, दो आयन देगा Ag प्लस और Cl माइनस। अब यहाँ पे देखिए 0.01 m KCl दे। अब यहाँ पे Cl माइनस यहाँ पे पहले से आए, यहाँ पे Cl K प्लस प्लस Cl माइनस यहाँ पे पहले से Cl, तो यहाँ पे Cl माइनस यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कॉमन आयन Cl माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सोलबिलिटी इसकी डिक्रीज होने लगेगी, मतलब AgCl मोर पीपीटी बनाने लगेगा, मोर पीपीटी। तो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी देखिए Cl माइनस कॉमन आयन हो जाएगा, यहाँ भी Cl, तो इसमें भी ये पीपीटी बनाना, AgCl मोर पीपीटी होने लगा, बनाने लगा। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे Ag प्लस कॉमन आयन है, यहाँ पे Ag प्लस है, यहाँ पे Ag प्लस है, तो यहाँ पे Ag प्लस का कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो यहाँ पे ये भी मोर पीपीटी पर। अब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन में डी आयोनाइज्ड वाटर, यहाँ पे कोई कॉमन इफेक्ट नहीं हो रहा, वाटर का फॉर्म H2O होता है, डी आयोनाइज्ड वाटर है, तो यहाँ पे
कॉमन मतलब इसमें सोलिबिलिटी ऑफ एजीसीएल विल बी मैक्सिमम इन डी आयोनाइज्ड वाटर में मैक्सिमम होगा इसका सोलिबिलिटी। यहाँ पे एजीसीएल का सोलिबिलिटी किसमें मैक्सिमम होगा, डी आयोनाइज्ड, क्योंकि इन तीनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे अब देख लीजिए क्या यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ली चिटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ यू एड एन आयन दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम, मतलब आप कॉमन आयन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, मतलब इक्विलिब्रियम लेफ्ट को शिफ्ट होगा। दिस कॉज मोर सॉलिड एजीसीएल टू पीपीटी बनाने प्रेसिपिटेट बना देयर बाय डिक्रीजिंग इट्स सोलिबिलिटी। तो इन तीनों में आपका कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन लास्ट हो जाएगा डी आयोनाइज्ड वाटर। यहाँ पे एजीसीएल मोर सोल्यूबल होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब एजीसीएल विल बी मैक्सिमम होगा, सोल्यूबिलिटी एजीसीएल का मैक्सिमम होगा इन डी आयोनाइज्ड वाटर। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस इज, क्या इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा गया। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी क्या कहता है, कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन H+, मतलब वो H+ अगर डोनेट कर देगा तो कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पे H+ जब ये डोनेट कर देगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, HPO4-2 बच जाएगा, मतलब HPO4-2 ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा किसका, H2PO4- का ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा HPO4-2। यहाँ पे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी कॉन्जुगेट बेस इज फॉर्म व्हेन एन एसिड डोनेट अ प्रोटॉन H+। तो यहाँ पे देखिए H2PO4- H+ डोनेट कर देगा तो क्या बना, HPO4-2- बना लेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म चेंज विद अ चेंज इन टेम्परेचर, कह रहा है इनमें से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म चेंज विद अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ मतलब वो चेंज होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और मोलेरिटी। तो यहाँ पे जो मोलेरिटी आपका होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे जब आप इंक्रीजिंग द टेम्परेचर करते हैं ना तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज करता है। जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज करता है, और मोलेरिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि मोलेरिटी का क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज करेगा तो क्या करेगा, मोलेरिटी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, मोलेरिटी का यही फार्मूला होता है, मोलेरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज करेगा तो यहाँ पे मोलेरिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो मोलेरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, मोलेरिटी हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, मोलेरिटी आपका चेंज होगा, क्योंकि मोलेरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे इफेक्ट पड़ता है मोलेरिटी पे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, इफ सब्सटेंस ए कामा बी एंड सी आर मिक्स्ड विथ Na कामा Nb एंड Nc मोल्स रेस्पेक्टिवली, मतलब आपका मोल दिया गया Na कामा Nb एंड Nc, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पूछा गया, Xc पूछा गया आपका, इन द सोल्यूशन इज गिवन बाई। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पूछा गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पूछा गया, मतलब मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। तो यहाँ पे Na कामा Nb Nc दिया गया मोल ए बी सी के, तो यहाँ पे टोटल लिख देंगे अपॉन मोल्स ऑफ कंपोनेंट लिख देंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 7 × 10⁵ पास्कल एट 273 केल्विन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन विल बी। अब यहाँ पे देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 आपको दिया गया 7 × 10⁵ पास्कल, और T1 आपको 273 केल्विन दिया गया, T2 आपको 283 केल्विन दिएगा, पाई2 आपको पूछा, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आप पाई2 आपको निकालना है, मतलब अब सेम सॉल्यूशन, मतलब आपका सॉल्यूशन सेम है। तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT, मतलब और सी भी आपका सेम होगा, कंसंट्रेट मतलब ये सेम सॉल्यूशन तो सी भी सेम होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT, अब पाई1 इक्वल टू CRT1 एंड पाई2 इक्वल टू क्या, CRT2। अब यहाँ पे देखिए सी सेम होगा दोनों के लिए, क्योंकि सेम सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पे लिखा है सेम सॉल्यूशन के लिए, तो सेम आर भी सेम होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, मतलब आर भी, मतलब पाई1 अपॉन पाई2 कितना आ जाएगा, T1 अपॉन T2,
पाई 1 इक्वल टू पाई 1 अपन पाई 2 क्या आ जाएगा, T1 इक्वल पाई 1 अपन पाई 2 इक्वल टू T1 अपन T2। अब यहाँ पे पाई 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पाई 2 आ जाएगा पाई 1 इंटू T2 अपन T1 यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पाई 1 आपको दिया गया 7 इंटू 10 टू पावर 5, यहाँ पे देख लें, और T1 दिया गया, T2 दिया, अब रख ले वैल्यू, यहाँ पे T2 की वैल्यू 283 दिया गया, 280 अपन T1 273। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये पाई 2 की वैल्यू आ गया 7.26 इंटू 10 टू पावर 5 पास्कल आ जाएगा। अब पाई 2 आपको पूछा गया था ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा, 56 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, कह रहा है गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ विच मेटल टू आयरन और स्टील। मतलब कह रहा है आयरन या स्टील पे किसकी कोटिंग की जाती है, कि मतलब करते हैं, किसकी कोटिंग करते हैं यहाँ पे, प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग टू प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ विच मेटल टू आयरन और स्टील। तो यहाँ पे जिंक की कोटिंग करते हैं, यहाँ पे जिंक की, यहाँ पे जिंक की। और जिंक यहाँ पे कैसा एक्ट करता है, एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर करता है, जो कि मतलब जो आयरन या स्टील होता है उसको, मतलब उसमें आयरन में जंग ना लगे, इसलिए वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है उसे। मतलब जिंक एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर दैट प्रिवेंट ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम रीचिंग द अंडरलाइंग आयरन। मतलब यहाँ पे उसमें जंग ना लगे, इसलिए यह फिजिकल बैरियर की तरह जिंक वर्क करता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर से बचाने के लिए आयरन को। अब यहाँ पे जिंक जो होता है वो एक्ट एज अ एनोड करता है, और जो यहाँ पे अगर इन इलेक्ट्रोकेमिकल टर्म में बात करें तो जिंक जो होता है एक्ट एज अ एनोड करता है, और आयरन जो होता है वो एक्ट एज अ कैथोड करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका कौन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जिंक। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। द क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एन AgNO3 सॉल्यूशन इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पे कह रहा है क्वांटिटी ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एन AgNO3 सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अब यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, W इक्वल टू ZQ। यहाँ पे W इक्वल, यहाँ पे देख ले फैराडे फर्स्ट लॉ W इक्वल टू ZQ। यहाँ पे W क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, किसी किसी बुक में वेट ऑफ द सब्सटेंस भी लिखा रहता है। और यहाँ पे Z क्या है, Z कांस्टेंट है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और यहाँ पे Q क्या है, चार्ज इन कूलम। ठीक, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है कि या 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास थ्रू, तो यहाँ पे Q की जगह पे अगर आप 1 रख देंगे यहाँ पे वैल्यू, तो W किसके बराबर है, Z के, मतलब 1 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगा ऑफ AgNO3। तो यहाँ पे सिल्वर के बराबर आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर के बराबर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज कितना दे रहा है, कूलम Q कितना दे रहा है, 1 दे रखा है, 1 कूलम दे रखा है। अब यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे देख लेते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी Q पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Q होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो यहाँ पे Z आ जाता है, Z, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये Z क्या है, कांस्टेंट। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलता है फैराडे फर्स्ट, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो यहाँ पे Z आ जाता है, यहाँ पे Z आ जाता है, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे Q की वैल्यू 1 रख दे तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर आ जाएगा। तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, फॉर अ रिएक्शन A plus 2 gives C, the rate equation is rate equal to K A into B if the concentration of A is kept constant and the concentration of B is double, the new rate will be। कह रहा है अगर कंसेंट्रेशन A का सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और B को डबल कर देते हैं तो न्यू रेट क्या होगा। तो यहाँ पे देख लें, R1 आपको दिया गया K कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B दिया गया। R2 आपको कह रहा है कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ A क्या करें, कांस्टेंट रखें, मतलब सेम रखें, और B को डबल कर दे तो यहाँ पे B की जगह पे 2B आ गया। तो यहाँ पे R2 कितना आ गया, 2K कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B। अब यहाँ पे R2 अपन R1 करेंगे तो यहाँ पे K कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो R2 अपन R1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो न्यू रेट होगा वो डबल हो जाएगा, न्यू रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा इनिशियल रेट से। तो मतलब यहाँ पे डबल हो जाएगा न्यू रेट, जो आपका मतलब 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 2 टाइम्स ऑफ R1 आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल हुआ, 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, फॉर द रिएक्शन वेयर रेट इक्वल टू Ka power n into B power m if the concentration of A is double
and the concentration of B is half, the ratio of the new rate R2 to the initial rate R1 will be। यहाँ पे कह रहा है कंसंट्रेशन A को डबल कर दिया जा रहा है और कंसंट्रेशन B जो है वो हाफ कर दिया जा रहा है। तो कह रहा है रेशियो बताओ R2 अपान R1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे R1 दिया गया के A पावर N B पावर M। अब R2 क्या पे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A डबल कर दिया तो यहाँ पे 2 का होल पावर N हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ B क्या कर दिया जा रहा है, हाफ कर दिया जा रहा है, तो 1/2 इंटू B पावर M। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पावर N आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 का पावर M आ जाएगा। तो यहाँ पे इसे बाहर ले लेते हैं, तो 2 पावर N इंटू 1/2 का पावर M इंटू यहाँ पे K, यहाँ पे K। अब यहाँ पे A पावर N और B पावर M बच गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ पे बेस सेम है, 2 बेस सेम है, तो यहाँ पे डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 2 पावर N माइनस M हो जाएगा कि A पावर N अब B पावर M। अब R2 अपान R1 का रेशियो पूछा है R2, तो यहाँ पे डिवाइड कर देते, R2 अपान R1 कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 पावर N माइनस M के A पावर N इंटू B पावर M अपान के A पावर N अपान इंटू B पावर M हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R2 अपान R1 आपका कितना गया, R2 अपान R1 इक्वल टू 2 पावर N माइनस M आपका आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन देख ले, ऑप्शन नंबर आपका A आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल हो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ, मतलब कंसंट्रेशन ए का डबल कर दिया गया था और बी का हाफ कर दिया गया। तो यहाँ पे डबल कर दिया कंसंट्रेशन 2 इंटू ए कर दिए, और यहाँ पे हाफ तो 1/2 इंटू बी। तो यहाँ पे आप रख के वैल्यू R2 अपान R1 कितना आ गया, R2 अपान R1 इक्वल टू 2 पावर N माइनस M। तो ऑप्शन नंबर ए 60 का। टोटल मैंने आपको 60 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री की करा दिया। 20 क्वेश्चन मैंने सीरीज 1 में कराया और 20 क्वेश्चन आपको सीरीज 2 में करा दिया और 20 क्वेश्चन आपको सीरीज 3 में। टोटल आपके 60 क्वेश्चन हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने 3 सीरीज अपलोड किए, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 करके 25 क्वेश्चन तीनों में है। तो 75 क्वेश्चन टोटल आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गए और 60 क्वेश्चन टोटल आपके फिजिकल केमिस्ट्री में हो गए। तो यहाँ पे आपका आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।